मेरा नाम श्वेता है। मेरा बाप बचपन में ही मेरी माँ को छोड़कर चला गया था और दूसरी औरत से शादी रचा ली थी। मैं इकलौती बेटी थी, लेकिन हालात ने मेरी किस्मत ऐसी कर दी थी कि मुझ अकेली को भी वह लाड प्यार न मिल सका जो अक्सर लाडले बच्चों को मिलता है। मैंने होश संभालते ही अपनी माँ को अपने और मेरे लिए मजदूरी करते हुए देखा था। हम मामा के घर रहते थे और मेरी मामी बहुत ही ज़्यादा झगड़ालू किस्म की औरत थी। मेरी माँ बंगले पर काम करके वापस आने के बाद मामी के घर का सारा काम करती, लेकिन मामी खुश ना होती। मामा ये सब कुछ देखते रहते, मगर बहन के खातिर पत्नी को कभी कुछ नहीं कहते थे। शायद वह भी मेरी माँ और मुझे बोझ समझते थे। मैंने कई बार देखा, माँ अपनी पुरानी तस्वीर देखते हुए हमेशा उदास हो जाती थी और अपने बहन भाइयों को याद करके रोती। मेरी माँ की एक और बहन थी, लेकिन वह मेरी माँ की सगी बहन नहीं थी। मेरी नानी ने उन्हें गोद लिया हुआ था और बिल्कुल सगी बेटी की तरह पाला था। उनकी शादी भी हो गई है और अब वह दूसरे देश में रहती हैं। उनका नाम सीमा है। मेरे मामा कहते थे कि उसने भागकर शादी की थी और माँ बाप का दिल दुखाया, जिन्होंने उसे सहारा दिया और उसे सगी बेटी बनाकर पाला। उनके मुंह पर कालिख लगाकर चली गई, इसलिए भगवान ने भी उन्हें सज़ा दी और उनकी पहली औलाद उन्हें किन्नर दे दी। मेरी मौसी का बेटा किन्नर था और वह भी अपने माँ बाप के साथ देश से बाहर ही रहता था। मैं कभी कभी सोचती, अगर वह इस देश में पैदा हुआ होता तो क्या होता? वह इतनी आसानी से अपने माँ बाप के साथ रह लेता? इसका जवाब सिर्फ नहीं था। उसकी परवरिश माँ बाप नहीं बल्कि किसी गिरोह वाले करते। यही सब हालात देखते मैं जवान हो गई थी। मैंने खूब अच्छी कद काठी और रंग रूप पाया था। मेरी खूबसूरती से हर कोई इम्प्रेस था। दूसरी तरफ मेरे मामा की बेटियां खूबसूरत नहीं थीं, इसलिए वह दोनों मुझसे बहुत ज़्यादा जलती थीं। मामी का व्यवहार भी मेरे साथ अच्छा नहीं था। वह अक्सर मेरी माँ से कहती कि बेटी पर नज़र रखो, कहीं यह भी अपने बाप और अपने मौसी के नक्शे कदम पर न चल पड़े। मुझे मामी की बातों पर दिल से अफसोस होता कि ना जाने क्यों वह हमेशा मेरे लिए इतनी नफ़रत रखती हैं, जबकि हम तो उनका बुरा नहीं सोचते हैं। एक दिन मेरी सालगिरह पर मामी की दोनों बेटियां मुझसे कहने लगीं, आज हम तुम्हें घर से बाहर घुमाने ले जाएंगे, तुम अपनी माँ से अनुमति ले लो। लेकिन यह बात हमने अपनी माँ को नहीं बताई है, तुम भी अपनी माँ को मत बताना। मैं घूमने के शौक़ में आ गई और अपनी माँ से झूठ कहा कि ट्यूशन वाली मैडम से कुछ सवाल पूछ कर आती हूँ, कल मेरा टेस्ट है। वह मान गई। मैं घर से अकेली निकली और पीछे पीछे ही मेरी मामी की दोनों बेटियां भी आ गईं। वह मुझे एक बड़े से होटल में ले आईं और कहा कि तुम्हारा भी अच्छा खाने का हक़ है, तुम्हारा भी तो मन करता होगा कि बाहर घूमो फिरो, आज अपनी सालगिरह पर खूब एंजॉय करो। फिर दोनों मुझे एक मेज़ पर बैठाकर वहाँ से चली गईं और कहकर गई थीं कि खाने के लिए बोलकर आते हैं। मुझे वहाँ अकेले डर लगा और माँ से बोले गए झूठ पर अफसोस भी हो रहा था, लेकिन मैंने सोचा थोड़ी देर की बात है और फिर तो घर ही चले जाना है। अभी यह सब सोचते हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि वहाँ एक लड़का आकर सामने बैठ गया। वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए मेरा नाम पूछने लगा तो मैं डर गई। मैं अपने मामा की बेटियों को इधर उधर देख रही थी, लेकिन वह लोग मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही थीं। मैं जल्दी से उठकर घर की तरफ चल दी। मैं एक रिक्शा पकड़ घर की तरफ चल पड़ी। जब मैं घर पहुंची तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मामी की दोनों बेटियां तो घर आ चुकी थीं और बाहर आंगन में बैठी थीं, जबकि इसी आंगन के बीचों बीच मेरी माँ अपना सर पकड़े हुए थी और मामी ने चीख चीख कर घर की दीवार हिला दिए थे। मुझे कुछ गलत होने का एहसास हो चुका था। सब लोगों की नज़रें जब मेरे ऊपर उठीं तो मामी ने मेरे ऊपर चील की तरह हमला कर दिया और मुझे मारना शुरू कर दिया। मैं पूछ रही थी कि आखिर मेरी गलती क्या है, मुझे बताएं तो सही। मेरी माँ खामोश बैठी मुझे पिटता हुआ देखती रही। मुझे अपनी माँ की बेबसी पर बहुत सदमा पहुँचा कि वह अपनी बेटी को ऐसे कैसे किसी के भी हाथों रुसवा होकर देख सकती है। आखिर मामा को मुझ पर दया आई और उन्होंने मुझे मामी से आज़ादी दिलवाई और पूछा कि अकेली कहाँ गई थी। मैंने सब कुछ बोल दिया कि मामा मैं तो आपकी बेटियों के साथ घूमने गई थी, जिस पर दोनों साफ मुकर गईं। फिर मेरे मामा की बेटी ने आगे बढ़कर अपना फ़ोन निकालकर सबके सामने रख दिया। उसके मोबाइल पर नज़र पड़ते ही मेरा खून सूख गया और मैं कांपने लगी।
वहाँ तो उसी लड़के के साथ मेरी तस्वीर मौजूद थी जो होटल में मेरे पास आकर बैठा था। मेरी कज़िन ने सबको बताया कि हमारा कोचिंग सेंटर इसी होटल के पास में है और यह सब हमने अपनी आँखों से देखा। अब तो मामी ने हम माँ बेटी पर जुल्म के पहाड़ ही तोड़ डाले और मामा भी एक शब्द नहीं सुन रहे थे। मैंने सबको रो रो कर सच्चाई बताने की कोशिश की, लेकिन किसी ने मेरी एक नहीं सुनी, बल्कि मामी ने हमें घर से निकल जाने का हुक्म दे दिया। कब से खामोश बैठी माँ ने बस इतना कहा कि चलो मेरे साथ, अब इस घर में हमारा दाना पानी ख़त्म हो गया है। मैंने माँ के पाँव पड़े और कहा कि यह सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे अनाथ आश्रम में छोड़ दो, खुद इस उम्र में यूं दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर ना हो। मगर मेरी माँ ने मेरी एक ना सुनी और हम मामा का घर छोड़ आए। माँ मुझे अपने साथ लेकर ट्रेन में बैठ गई। हम ना जाने कहाँ जा रहे थे। 2 दिन का सफ़र करके हम लोग ट्रेन से उतर गए और टैक्सी में बैठकर काफ़ी महंगे और खूबसूरत इलाके में आ गए। उन दिनों में माँ ने मुझसे बात नहीं की थी और सफ़र में चुपचाप रही थी। टैक्सी एक बड़े से गेट पर आकर रुकी। इतना बड़ा और खूबसूरत घर देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। माँ ने बेल बजाई तो दरवाजे के साथ बैठे चौकीदार ने दरवाज़ा खोला और हम माँ बेटी घर के अंदर चले गए। घर अंदर से ज़्यादा बाहर से खूबसूरत था। नौकर हमें अंदर पहुंचाकर खुद लौट गया और हम आराम से सोफ़े पर बैठ गए। कुछ देर बाद एक औरत कमरे में दाखिल हुई। मेरी माँ फ़ौरन उस औरत से हंसकर मिली, जैसे कितनी गहरी रिश्तेदार हो। माँ ने मेरी तरफ इशारा करके कहा कि यह मेरी बेटी है। वह औरत जल्दी से मेरी तरफ लपक गई और मुझे एकदम गले लगा लिया। माँ ने मुझे बताया कि यह तुम्हारी मौसी है और यह अब अपने देश इंडिया में वापस आ गई है। मुझे यह जानकर हैरानी हुई, साथ ही यह भी सोचने लगी कि माँ को मौसी का पता कैसे चला। क्या दोनों बहनें पहले से ही एक दूसरे के संपर्क में थीं? अब मैं भी कुछ नॉर्मल हो चुकी थी और अपनी मौसी से खुशी से मिली और बातें की। मुझे मौसी के बेटे को देखने की बहुत ही इच्छा थी, जिसे सब किन्नर कहते थे, लेकिन वह कहीं भी नज़र नहीं आया। मौसी ने हम माँ बेटी को हमारा कमरा दिखाया, जहाँ लेटते ही मैं चैन की नींद सो गई। मगर आधी रात को माँ ने मुझे जगा दिया और कुछ ऐसा कहा कि मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। माँ ने मुझसे कहा कि वह जल्दी ही मेरी शादी मौसी के बेटे से करना चाहती हैं। तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है। मैंने माँ से कहा कि मैंने आपका विश्वास नहीं तोड़ा है, बल्कि आपने मेरा विश्वास नहीं किया। मैं अपनी माँ को विश्वास दिला रही थी, लेकिन मेरी माँ मेरी एक नहीं सुन रही थी। मुझे भी गुस्सा आ गया और मैंने भी कह दिया, आपने भी तो झूठ बोला है। सबसे आप चोरी छिपे मौसी से मिलती रही हैं। मेरा इतना कहना था कि मेरी माँ का हाथ मुझ पर उठ गया। मुझे ऐसा लग रहा था यह मेरी माँ है ही नहीं, जिसे मैं जानती हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे कि यह किसी और के ही कंट्रोल में है। फिर मैंने कहा कि आपको मेरी शादी करनी है तो कर दें, मगर अपने भाई और उसकी झूठी बेटियों की बात में आकर मुझ पर इस तरह इल्ज़ाम मत लगाओ। मेरी माँ ने मेरे सामने एक शर्त रखकर मेरे सर पर आसमान गिरा दिया और कहा कि अगर तुम सीमा के बेटे से शादी कर लो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी, वरना मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। जाहिर सी बात है, वह एक किन्नर था और मैं उससे शादी कैसे कर सकती थी। मैंने फ़ौरन अपनी माँ की बात से इनकार कर दिया तो उन्होंने कहा कि अगर यह इल्ज़ाम ना भी लगता तो भी मैं तुम्हारी शादी तुम्हारी मौसी के बेटे से ही करने वाली थी। अगर तुम्हारे दिल में माँ के लिए ज़रा सी भी हमदर्दी है तो तुम्हें यह शादी करनी होगी, नहीं तो तुम अपनी माँ का मरा हुआ मुँह देखोगी। मैं मान गई। अगले दिन माँ ने सीमा मौसी को भी यह खबर सुनाई कि मैं शादी के लिए मान गई हूँ, तो मौसी भी खुश हो गईं। कुछ देर बाद माँ और मौसी उठकर अंदर की तरफ चली गईं, जबकि मैं वहीं बैठी हुई थी। फिर मैं उठकर उन्हें ढूंढने लगी। मुझे एक कमरे से खटपट की आवाज़ आई। मैंने दरवाजे से हल्का सा झांक कर देखा तो मेरी मौसी मेरी माँ को नोटों से भरी हुई गड्डियाँ दे रही थीं, जिन्हें लेकर मेरी माँ का चेहरा खुशी से तमतमा रहा था। मुझे समझ आ गया कि मौसी ने माँ को पैसों का लालच देकर अपने किन्नर बेटे से शादी करवाने के लिए मेरी माँ से सौदा कर लिया है। अफसोस तो मुझे अपनी सगी माँ पर था, जिसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया था। जब माँ मेरे पास आई तो मैंने मुंह मोड़ लिया और कहा कि मैं आपका लालच देख चुकी हूँ।
तब मेरी माँ कहने लगी, सीमा बहुत अमीर है और हमारे पास क्या है, इन पैसों से मैं घर खरीदूंगी, फिर तुम भी शादी करके अपने पति को अपनी मुट्ठी में कर लेना, यह सब कुछ अपने नाम करवा लेना, बाद में जहाँ चाहे पसंद से शादी कर लेना। मुझे माँ की बातें सुनकर बहुत अफसोस हुआ। मैंने कहा, यह धोखा है। माँ ने भी जवाब दिया कि इस दुनिया ने भी हमारे साथ धोखा ही किया है, बदले में हम भी वही वापस कर रहे हैं। सीमा मेरे मंगेतर के साथ भाग गई थी और उससे शादी कर ली। मेरे माँ बाप ने सीमा को सगी बेटी की तरह पाला पोसा था। उसने ही मेरे मंगेतर से शादी कर ली। मेरे माँ बाप टूट गए थे। मेरी माँ तो उस समय बिस्तर से जा लगी थी और भगवान को प्यारी हो गई थी। आज सीमा के पास जो कुछ है वह सब मेरा होने वाला था। बाद में तुम्हारे बाप ने भी यही किया। एक भाई का सहारा था, उसने भी कभी हमारा साथ नहीं दिया। अब ज़िंदगी हमें एक सुनहरा मौका दे रही है तो उसे भी पाप पुण्य में गंवा बैठें। मैंने माँ से कहा, मैं मानती हूँ इन लोगों ने गलत किया है, लेकिन आप जो कर रही हैं उसके बाद उनमें और हम में क्या अंतर रह जाएगा। लेकिन मेरी माँ मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। माँ मुझे अकेला छोड़कर चली गईं। सुबह उठने पर सीमा मासी का व्यवहार भी बदल चुका था, क्योंकि उन्होंने मेरी कीमत चुकाई थी। अब मैं एक तरह से उनकी गुलाम थी। सीमा मासी ने मुझसे कहा कि वह आज ही मेरी शादी अपने बेटे से करवाएंगी। शादी के लिए मैं बिल्कुल भी राज़ी नहीं थी, मगर मेरी माँ की लालच ने मुझे चुप रहने पर मजबूर कर दिया था। बहुत ही सादगी से मेरी शादी साहिल से हो गई। कोई भी मेहमान शामिल नहीं हुआ था और पता नहीं मेरी माँ भी कहाँ चली गई थी। माँ के लालच पर मुझे बहुत दुख था। रात होते ही मुझे मेरे पति के कमरे में पहुँचा दिया गया, जहाँ मैं पहले कभी नहीं आई थी। मुझे अपनी मासी की चालाकी पर गुस्सा आया। कैसे पहले उसने मेरी माँ के हक पर डाका डाला, अब उसने अपने किन्नर बेटे की शादी मेरे से करवा दिया। मैंने अपने पति को अब तक नहीं देखा था। फेरों के समय भी मेरे पति के चेहरे पर सेहरा पड़ा हुआ था। मैं चुपचाप बैठी अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। तभी मेरी निगाह अचानक कमरे के दरवाजे की तरफ उठी। मेरा पति जो अभी अभी कमरे में दाखिल हुआ था, उस पर निगाह पड़ते ही मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं और मैं उससे अपनी निगाहें हटाना ही भूल गई। आने वाला इंसान बहुत खूबसूरत था। कहीं से भी वह किन्नर नहीं लगता था, लेकिन हकीकत तो यही थी कि वह अधूरा था। वह इंसान मेरे पास आकर बैठ गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना खूबसूरत मर्द मेरा पति हो सकता है। उसने अपनी भरपूर मर्दाना आवाज़ में मेरा हाल चाल पूछा, जिसका मैंने काफ़ी दबी हुई आवाज़ में जवाब दिया, क्योंकि उस समय मैं हैरत में थी। साहिल ने मुझे मुँह दिखाई का कीमती तोहफ़ा दिया और मेरे हाथों को चूम लिया। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भला एक किन्नर क्या सुहागरात मनाता, लेकिन साहिल धीरे धीरे मेरे करीब आता जा रहा था। मेरे हाथों से होते हुए उसका स्पर्श मेरे चेहरे तक पहुंच चुका था और उसकी गर्म सांसों से मैं पिघलती जा रही थी। पूरी रात साहिल मेरे ऊपर ऐसे ही प्यार की बारिश करता रहा। मेरे दिल में जो डर बैठा हुआ था वह ख़त्म हो गया था। मुझे विश्वास हो गया कि मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। मेरा पति तो एकदम ठीक था, उसमें कोई कमी नहीं थी। मैंने बहुत ही रिलैक्स होकर सोते हुए साहिल की तरफ निगाह डाली थी। उसके चौड़े सीने पर सर रखकर सो गई और सुबह होते ही एक शोर की आवाज़ से मेरी आँख खुली। मैंने देखा कि मेरी सास मेरे कमरे में आ चुकी थी। मैं हैरान रह गई जब मेरी सास के साथ एक लड़का तालियां बजाते हुए आया और मेरे बराबर आकर बैठ गया। मैं हैरत से दूसरी तरफ खिसक गई। आने वाले इस लड़के का अंदाज़ किन्नर जैसा था, जबकि मेरा पति कमरे से गायब था। मैंने पूछा, मम्मी जी यह कौन है? तो मेरी सास ने कहा कि यही तो तुम्हारा पति है। यह रात अपने दोस्त के साथ बाहर गया हुआ था, देर से वापस आया तो दूसरे कमरे में सो गया। मैंने कभी अपने पति को देखती तो कभी रात के मंज़र को याद करती। मेरा दिल चाह रहा था कि अभी ज़मीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं।
मैं खुद को संभालते हुए जल्दी से उठकर अपना हुलिया ठीक किया और अपने पति को देखा। वह कहीं से भी मर्द नहीं लग रहा था। दुबला पतला शरीर और ऐसे रंग ढंग से मचल रहा था जैसे कोई लड़की अदाएं दिखा रही हो। उसने चेहरे पर मेकअप भी कर रखा था और तालियां भी बजा रहा था। रात मेरे कमरे में जो आया था 6 फीट का लंबा चौड़ा पूरा मर्द था और बहुत ही हैंडसम था। रात वाला एक एक दृश्य मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। अचानक ही मेरे हाथ अपने होठ की तरफ चले गए जहां उस रात वाले लड़के के प्यार की मोहर अब भी लगी हुई थी। मेरी आंखों से आंसू लुढ़क गए। भला एक किन्नर के साथ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी कैसे गुजार सकती थी, मगर क्या करती। मैं चुप हो गई। मेरे पति को मेरी बिल्कुल परवाह नहीं थी। वह तो बस अपने शौक़ में गुम रहता था और मुझसे बहुत कम बात करता था। मैं भी भगवान का धन्यवाद करती कि वह मुझसे कम मिलता है और अपनी अलग दुनिया में ही बिज़ी रहता है। कुछ समय बाद मेरे किन्नर पति ने वापस जाने का फ़ैसला कर लिया। मेरी सास मुझे भी मेरे पति के साथ भेजना चाहती थी, लेकिन अभी मेरे पेपर तैयार नहीं हुए थे और मेरा जाने का कोई इरादा नहीं था। मैं तो खुश थी कि अच्छा है यहाँ से चला जाए। बार बार मुझे अपने सामने देखकर घिन आती थी और फिर कुछ समय बाद वह चला गया। अब इतने बड़े घर में मैं और मेरी सास अकेले रह गए थे। घर में पड़े पड़े क्या करती। अपनी सास के साथ कामों में हाथ बटाने लगी। सबसे पहले किचन की जिम्मेदारी अपने सर में ले ली। रोज़ तरह तरह का खाना बनाती। मेरी सास अब मुझसे बहुत खुश रहती थी। मैं अपनी सास के साथ बाहर भी जाने लगी थी। मैं अपनी ज़िंदगी में अब खुश थी। मेरी ज़िंदगी में अब कोई कमी नहीं थी सिवा सच्चे प्यार के और एक हमसफ़र के। कभी कभी मुझे उस लड़के की बहुत याद आती जो उस रात मेरे कमरे में आया था और मेरा सब कुछ छीन कर ले गया था, मेरा चैन सुकून सब कुछ। मगर उसके बाद मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। मैं सोचती थी वह कौन था। साथ ही मुझे अपनी माँ की भी चिंता रहती थी। जिस दिन से माँ चली गई थी कभी पलट कर मेरी खबर नहीं ली। थोड़ी देर बाद मेरी सास घबराई हुई मेरे पास आईं। उनकी उड़ी हुई रंगत देखकर मेरा दिल किसी अनहोनी का बताने लगा। उन्होंने बताया कि तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट हुआ है और वह अस्पताल में है। माँ के बारे में सुनकर मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई और मैं जल्दी से अस्पताल पहुंची। मेरी माँ ने मुझसे माफ़ी मांगी। मैंने उन्हें माफ़ कर दिया। मैंने कहा कि मैं आप जैसी नहीं हूँ, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। मेरी माँ अपनी दोनों टांगें खो चुकी थी। मैं अपनी माँ को अपने पास ले आई और दिन रात उनकी सेवा में एक कर दिए। इस मुश्किल समय में मेरी सास ने भी मेरा भरपूर साथ दिया। एक रात मैं अपनी माँ के पास से उठकर अपने कमरे में जाने लगी तो मुझे घर के पिछले कमरे में आवाज़ सुनाई दी। मेरे कदम रुक गए। मैंने देखा कि वहाँ मेरी सास के साथ कोई दूसरा भी मौजूद है, जिससे मेरी सास चुपके चुपके कुछ बातें कर रही थी। मैंने देखने की कोशिश की, लेकिन मुझे सामने वाला इंसान पहचान में नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद वह इंसान खिड़की से चला गया था। अब मुझे अपनी सास पर शक होने लगा और मैं उन पर नज़र रखने लगी। मुझे लग रहा था कि जैसे मेरे साथ कोई खेल खेला जा रहा है। अगले दिन मैंने अपनी सास पर पूरी नज़र रखनी शुरू कर दी और फिर इसी जगह पर आधी रात को अपनी सास को जाते हुए देखा, तो मैं भी उनके पीछे पीछे चली गई उस कमरे में। मेरी सास किसी इंसान के साथ खड़ी बातें कर रही थी और उस इंसान पर नज़र पड़ते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह कोई और नहीं बल्कि वह तो वही लड़का था जो शादी की पहली रात मेरे कमरे में आया था। तो इसका मतलब मेरी सास इस लड़के को पहले से जानती थी और मेरे साथ धोखा कर रही थी। हालांकि मैंने उन्हें अपनी माँ जैसा समझा और दिन रात उनकी सेवा की। ज़रूर मेरी सास का इरादा होगा कि उनका किन्नर बेटा तो औलाद पैदा कर नहीं सकता, तो उन्होंने शादी की पहली रात मेरे कमरे में किसी और को भेज दिया ताकि उन्हें उनके ख़ानदान का चिराग मिल सके। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर अब मैं चुप नहीं बैठने वाली। मैं यह हकीकत सबके सामने लेकर आऊँगी। अगले दिन मैं अपनी सास के कमरे में बैठ गई थी, जिस कमरे में वह लड़का और मेरी सास मिला करते थे।
अभी मुझे बैठे कुछ देर हुई थी कि दरवाज़ा खोलकर वही लड़का अंदर आया। मुझ पर नज़र पड़ते ही एक पल के लिए वह सन्नाटे में रह गया। मैंने उस लड़के से कहा कि तुम कौन हो और इस घर से तुम्हारा क्या रिश्ता है। पहले तो वह मुझे देखकर कुछ घबरा गया था, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी। मैं धीरे धीरे कदम उठाता हुआ मेरी तरफ बढ़ रहा था और मेरे पास आते ही उसने मुझे बाहों में भर लिया। मैंने उसे धक्का दिया। मैंने कहा, उस रात तुमने धोखे से मेरा फ़ायदा उठाया था, लेकिन आज तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। अगर तुमने मुझे हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी जान। अभी शब्द मेरे मुंह में ही थे। उसने मेरे होठों पर अपने होठ रख दिए, फिर कहा कि बस अब खामोश हो जाओ। जान तो तुम मेरी हो, क्योंकि बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। तुम्हारे बिना रहने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं भी उसकी बाहों में आकर मदहोश होने लगी थी, लेकिन अगले ही पल मैंने खुद को संभाल लिया। वह मेरा पति नहीं था, गैर मर्द था। फिर भला मैं कैसे उसके बारे में यह सब कुछ सोच सकती थी। मैंने उसे धक्का देकर अपने आप से दूर कर दिया। मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। मैंने रोते हुए उससे कहा, क्यों मेरी ज़िंदगी में आए हो? क्यों मुझे सपने दिखाएं? मेरी ज़िंदगी में मेरे पति का प्यार नहीं है। बस मेरी ज़िंदगी ऐसे ही सिसक कर गुजरनी है। वह जल्दी से आगे बढ़ा। उसने मेरे आंसू साफ कर कहने लगा, तुम्हारे आंसू देखकर मुझे बहुत दुख होता है। मेरे दिल को और ज़्यादा मत दुखाओ। मैंने कहा, बताओ कौन हो तुम? क्या रिश्ता है तुम्हारा इस घर से? उसने जवाब दिया, जिसे तुम सीमा मौसी कहती हो, मैं उनका बेटा हूँ। मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि मेरी सास का तो एक ही बेटा था और जो किन्नर था, और बदनसीब से मेरा पति भी था। मैं अभी उस लड़के से और कुछ पूछने ही वाली थी कि पीछे से मुझे मेरी सास की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने बहुत ही शांत शब्दों में कहा कि यही मेरा बेटा है। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने उनसे पूछा कि फिर वह कौन था जिसे मेरा पति बताते हुए आप उस दिन मेरे कमरे में लेकर आई थी। मेरी सास ने मुझे सारी हकीकत बताई। मेरी सास ने बताया कि मेरी माँ और तुम्हारी नानी आपस में बहुत ही पक्की सहेली थीं। मैं 2 साल की थी तब मेरे पापा की डेथ हो गई थी। मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली थी, लेकिन मेरा सौतेला बाप मुझे रखने को तैयार नहीं था, तो तुम्हारी नानी ने मुझे गोद ले लिया। उनके पहले से एक बेटी थी जिसका नाम संजना था, जो कि तुम्हारी माँ है। हम दोनों सगी बहनों की तरह रहते थे। संजना के माँ बाप मुझे बिल्कुल सगी बेटी की तरह रखते थे। संजना मुझसे बड़ी थी, इसलिए उसकी शादी भी पहले होनी थी। तुम्हारे नाना नानी ने संजना का रिश्ता तय कर दिया, लेकिन जब संजना के मंगेतर ने मुझे देखा तो मुझे पसंद कर बैठा। उसने अगले ही दिन यह कहलवा भेजा कि मैं आपकी छोटी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, आपकी बड़ी बेटी से नहीं। यह सब सुनते ही सब घरवाले मेरे खिलाफ़ हो गए थे। सबको लगता था कि मैं ही संजना के मंगेतर को बहकाया है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। सगा खून सगा ही होता है। सब लोग संजना के साथ थे और सब लोग मुझसे नफ़रत करने लगे। वह ज़बरदस्ती मेरी शादी एक शादीशुदा आदमी से कर देना चाहते थे, जो 2 बच्चों का बाप था। सब घर वाले कह रहे थे कि तुमने हमारी नाक कटा दी है, तुम्हारी यही सज़ा है कि तुम अब हमारे घर से चली जाओ। मैं रोहित के बिना नहीं रह सकती थी। मैं और रोहित आपस में प्यार करने लगे थे। रोहित ने फैसला किया कि हम भागकर शादी करेंगे, और इस तरह मैं रोहित के साथ भाग गई थी। कुछ समय तक सब लोग हमसे नाराज़ रहे थे, लेकिन फिर धीरे धीरे आना जाना शुरू हो गया था। जब मेरे पहले बच्चे का जन्म हुआ तो संजना मेरे घर रहने के लिए आई हुई थी, लेकिन उसने सब खानदान में यह मशहूर कर दिया कि मैं एक किन्नर बच्चे को जन्म दिया है। हर कोई यही समझता था कि मेरा बेटा किन्नर है। अब मैं किस किस को विश्वास दिलाती कि मेरा बेटा एकदम ठीक है। फिर मैं और रोहित तंग आ गए थे लोगों की बातें सुन सुनकर। फिर
मैं और रोहित ने यह देश छोड़ दिया। मैं फिर भी अपना दिल बड़ा रखा था और तुम्हारी माँ से बातचीत करती रहती थी, जबकि तुम्हारी माँ तो बदले की आग में जल रही थी। सिर्फ तुम्हारी माँ को यह सच्चाई पता थी कि मेरा बेटा एकदम ठीक है। इसीलिए तो तुम्हारी माँ ने तुम्हारा रिश्ता मेरे बेटे से तय कर दिया था। लेकिन इसके बदले उसने मुझसे 50 लाख की मोटी रकम मांगी थी। मैं भी मजबूर थी, क्योंकि मेरा बेटा तुम्हें देखते ही तुमसे मोहब्बत कर बैठा था। उसने जिद किया था कि मैं शादी करूँगा तो शीतल से ही करूँगा। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी, और फिर जब तुम्हारी माँ ने मेरे सामने सौदे की बात रखी तो फिर मैं मान गई। लेकिन मेरा मन इस शादी को करने का बिल्कुल भी नहीं था। जब माँ इतनी लालची है तो बेटी भी लालची होगी। मैंने साहिल को बहुत समझाया कि पहले शीतल को आजमाओ, वह कैसी लड़की है। जिसे मैंने तुम्हारा पति बताया था वह साहिल का एक जानने वाला था। मैंने उसे तुम्हारा पति बनाकर तुम्हारे सामने खड़ी कर दिया। शादी की पहली रात मेरे मना करने के बावजूद साहिल तुम्हारे कमरे में चला गया था, क्योंकि वह तुम्हारे लिए बहुत बेकरार था। मैंने साहिल से वादा लिया कि उसके बाद तुम कभी शीतल के सामने नहीं जाओगे जब तक कि वह अपनी आजमाइश पर खरी नहीं उतरती। मैं यह देखना चाहती थी कि कहीं तुम भी तो अपनी माँ की तरह चालबाज और लालची औरत तो नहीं हो। लेकिन तुम बहुत अच्छी हो। तुमने मेरा भी बहुत ध्यान रखा और कभी तुम्हारे मन में कोई लालच नहीं देखा। तुम अपने इम्तिहान में पास हो गई हो और मैं उन लोगों की बातें सुन रही थी। साथ ही साथ मेरी आंखों से आंसू भी बह रहे थे कि मुझे अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी भी हो सकती है। मेरे पति और मेरी सास ने मुझसे माफ़ी मांग ली थी। मैंने अपने पति और अपनी सास को माफ़ कर दिया था। मेरी सास मुझे और साहिल को कमरे में अकेला छोड़कर बाहर चली गई। साहिल ने बेकरारी से मुझे बाहों में भर लिया, और इस बार मैंने उसकी बाहों से निकलने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। अब मैं अपने पति साहिल के साथ ही रहती हूँ। मुझे खुशी इस बात की है कि मेरी माँ को भी मरने से पहले अपनी गलती को सुधारने का मौका मिल गया था। उन्होंने मौसी से माफ़ी मांग ली थी और मौसी ने भी उन्हें खुले दिल से माफ़ कर दिया था। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोग को स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।